myself Sunita Sinha. Today I am going to start chapter number 17, Stars and the Solar System. It is the second part of this chapter. In first part, we already learned about night sky. Night sky क्या होता है, उसका proper definition with proper diagram. फिर हमने पढ़ा था मून एंड मून के फेजेस ऑफ मून. ओके, जिसमें दो फेजेस हमने प्रॉपर डेफिनेशन के साथ देखा था, फुल मून डे एंड न्यू मून डे. सरफेस ऑफ मून. नेक्स्ट टॉपिक था हमारा स्टार्स. कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन में भी आपके सिलेबस में 3 कॉन्स्टिलेशन एक्सप्लेन किए गए हैं. फर्स्ट ऊर्जा मेसर, सेकेंड ओरियन एंड थर्ड कैसोपिया. लास्ट वीडियो में मैंने इन तीनों को प्रॉपर एक्सप्लेन किया है विद डायग्राम. ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वन चैप्टर. आवर टॉपिक इज द सोलर सिस्टम. जैसे इन द डायग्राम, ये हमारा सोलर फैमिली है और कह सकते हैं कि ये हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें सबसे मेन सेंटर पे आपका होता है सन. और पहले हमारे टोटल 9 प्लैनेट्स है, जिसमें से आज में प्लूटो को प्लैनेट के डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया गया. इसलिए अब सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट बचे, 8. ओके, सो फर्स्ट वी द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम. अगर प्रॉपर सोलर सिस्टम का डेफिनेशन है तो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, सेलेस्टियल मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट आपको स्काई में दिखते हैं वो सब सेलेस्टियल बॉडीज या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं. तो जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सन के चारों ओर रिवॉल्व करेंगे उसको हम सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली के मेंबर कंसीडर करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज, कौन कौन से हमारे सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड एंड सम meteors. The gravitational attraction between the sun and these objects keep them revolving around it. Some sun के चारों ओर एक प्रॉपर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं और ये पॉसिबल केवल किसके कारण है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, जो सन के द्वारा सभी प्लैनेट, जितने 8 प्लैनेट, बाकी मेटियोर्स, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स जो भी होते हैं वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर होते हैं. इसलिए एक प्रॉपर पाथ पे सभी सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं. द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर, हमारे टोटल कितने प्लैनेट है सोलर फैमिली के, 8. और सीक्वेंस में याद रखना है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, नाउ फर्स्ट आवर इज सन. सोलर फैमिली का सबसे मेन मेंबर होता है हमारा सन. ये रहा आपका सन का डायग्राम. सम टाइम इसको हम फायर बॉल भी बोलते हैं. क्लियर. अब सन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं. अगर एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट, देन यू राइट डाउन दिस ऑल पॉइंट्स. द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस. इट इज कंटिन्यूसली इमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी. सन को हम स्टार मानते हैं और ये कंटिन्यू ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सन हमारे अर्थ के सभी एनर्जी का मेन सोर्स है. इनफैक्ट सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी फॉर ऑल द प्लैनेट, नॉट ओनली फॉर अर्थ. सोलर फैमिली में जितने भी प्लैनेट हैं उन सभी के हीट और एनर्जी का मेन सोर्स क्या होता है, सन. क्यों? क्योंकि कोई भी प्लैनेट अपनी ऑन एनर्जी और हीट, लाइट इमिट नहीं कर सकता है. सभी को सरवाइव करने के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत होती है. सो नॉट ओनली फॉर अर्थ सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. हम पूरे सोलर सिस्टम के लिए बोल सकते हैं सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी. नेक्स्ट है आपका प्लैनेट. द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स. प्लैनेट्स का अगर प्रॉपर डेफिनेशन पूछा जाए तो कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अगर दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो हम उस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को गिवन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का क्या बोलते हैं, प्लैनेट. ओके, तो देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. मेन सेंटर हमारा सन एंड सन के चारों ओर जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेंगे उसको हम क्या नाम देते हैं, प्लैनेट्स. There are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune and Uranus. Okay. नेक्स्ट आया आपका ऑर्बिट. सभी प्लैनेट एक प्रॉपर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर. सभी का फिक्स्ड पाथ होता है और उस फिक्स्ड पाथ को ही हम बोलते हैं ऑर्बिट. अ प्लैनेट हैज डिफाइंड पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स द सन.
Okay, and this path is called orbit. The time taken by a planet to complete one revolution is called its period of revolution. Suppose this one your sun और ये रहा आपके ऑर्बिट ऑफ अर्थ जिस पे आपका अर्थ रिवॉल्व करता है। तो पूरा वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के पीरियड को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। और आप सबको पता होगा पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को 365 डेज लगते हैं जिसको हम 1 ईयर के नाम से जानते हैं। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीज एट द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज फ्रॉम द सन। सभी प्लैनेट का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सेम नहीं होता है। जैसे जैसे वो सन से दूर जाएंगे उनका ऑर्बिट का लेंथ भी इंक्रीज होता जाएगा और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की टाइम भी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट किसको बोलते हैं? एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी। क्लियर? सन के चारों ओर जो रिवॉल्व करता है उसको हम बोलते हैं प्लैनेट। ठीक है, प्लैनेट भी हमारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। अगर इस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को कोई अनदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा तो उसको हम बोलेंगे सैटेलाइट। For an example, the moon revolves around the earth, so moon is known as the satellite of the earth. Sometimes earth can be said to be the satellite of the moon. अगर इस डेफिनेशन को हम प्रॉपर वे में समझें तो आपका सन भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, अर्थ भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। अर्थ सन के चारों ओर घूमता है, सो अर्थ इज नॉन एज द सैटेलाइट ऑफ द सन। एंड मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, इसलिए मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मर्क्यूरी। फर्स्ट प्लैनेट हमारा क्या है? मर्क्यूरी। जैसे इन फिगर मर्क्यूरी देखने में कुछ ऐसा दिखता है। एंड नोट्स ऑन मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन। सन के पास सबसे पहला प्लैनेट मर्क्यूरी होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस। जैसे वीनस देखने में कुछ ऐसा दिखेगा, रेड इन कलर। नाउ नोट्स ऑन वीनस। वीनस इज द अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबरिंग। वीनस को हम अर्थ का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट बोलते हैं और ये आपके सेकेंड पोजीशन पे आता है। ये आपके नाइट स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है। वीनस हैज नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। ओके, मर्क्यूरी के जैसा वीनस का भी अपना कोई मून नहीं होता है। सम टाइम वीनस अपीयर्स in the eastern sky before sunrise. Sometimes it appears in the western sky after sunset. So it is called morning or evening star. ठीक है, वीनस अगर आप ईस्टर्न स्काई में देखो सनराइज से पहले तो आपको वेस्ट ईस्टर्न डायरेक्शन में दिखेगा और सनसेट के समय आप देखोगे तो वेस्टर्न डायरेक्शन में दिखेगा। क्लियर? इसलिए इसको हम दोनों स्टार के नाम से जानते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। एंड इट इज अ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज अर्थ प्लैनेट। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अर्थ प्लैनेट स्ट्रक्चर। एक बार डायग्राम देख लीजिए। द मेन पॉइंट्स ऑफ अर्थ इज थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। द अर्थ इज ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। ये हमको पता है कि सोलर सिस्टम में केवल अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। बट वाई? बिकॉज इट हैज द राइट टेम्परेचर रेंज। जितना लाइफ को अपने बॉडी को सहने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में आपका टेम्परेचर अर्थ पे मिलता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म, सुटेबल एटमॉस्फेयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर जो हमको यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। ये सभी सुटेबल कंडीशन जो लाइफ के लिए जरूरी हैं वो केवल आपको अर्थ प्लैनेट पे मिलता है। सो वी से दैट अर्थ इज ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। Earth appears blue-green due to the reflection of light from water and land mass. अगर आप ऊपर से देखो तो आपको अर्थ ब्लू ग्रीन कलर में दिखेगा और इसका मेन रीजन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास। इट हैज ओनली वन मून। इसके पहले हमने पढ़ा मर्क्यूरी और वीनस जिसके एक भी मून नहीं होते, बट अर्थ के पास अपना एक मून यानी नेचुरल सैटेलाइट होता है। नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स प्लैनेट। इन द डायग्राम, ये आपका मार्स प्लैनेट का डायग्राम है। द मेन पॉइंट ऑफ इट्स मार्स मीन मंगल प्लैनेट। ठीक है, मंगल ग्रह भी इसको हम बोलते हैं। इट इज द फोर्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम।
It appears slightly reddish in color, so it is also called the red planet. आप जब इमेज देखोगे तो बाकी प्लानिट के कलर में इसका कलर एकदम रेडिश दिखता है, इसलिए सम टाइम मार्स प्लानिट इज नोन एज रेड प्लानिट. मार्स हैज 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट. जैसे आपके अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून, उसी तरह मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट होते हैं. द नेक्स्ट प्लानिट इज जुपिटर. जैसे इन द डायग्राम, ये आपके जुपिटर प्लानिट का डायग्राम है. मेन पॉइंट्स ऑफ जुपिटर. जुपिटर मीन्स बृहस्पति प्लानिट, द लार्जेस्ट प्लानिट ऑफ द सोलर सिस्टम. ये पूरे सोलर सिस्टम के सबसे बड़ा प्लानिट होता है. इट इज सो लार्ज दैट, ये इतना बड़ा होता है कि उसमें 1300 अर्थ जैसे प्लानिट अंदर जा सकते हैं, इसलिए इसको जायंट प्लानिट भी कहते हैं. अगर मास का कंपेयर करें तो जुपिटर का मास आपके अर्थ के मास का 380 टाइम्स बड़ा होता है. जुपिटर हैज ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट. इसके पास बहुत सारे अपने नेचुरल सैटेलाइट होते हैं. इट ऑल्सो हैज ए फेंट रिंग्स अराउंड इट. ठीक है, जुपिटर के चारों साइड एक फेंट रिंग्स, जो नॉर्मली विजिबल नहीं होते बट फेंट रिंग्स हैं. नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न प्लैनेट. जैसे इन द डायग्राम, ये आपका रहा सैटर्न प्लैनेट. ओके, द मेन पॉइंट्स ऑफ इट. सैटर्न मीन्स सनी प्लैनेट. ठीक है, इसको सनी ग्रह भी बोलते हैं. इट अपियर लाइक येलोइश इन कलर. ठीक है, ये कैसा कलर में दिखता है? येलो. जैसे हमारा अर्थ ब्लू ग्रीनिश कलर में दिखता है, ये आपका येलोइश कलर में दिखता है. इट हैज ए ब्यूटीफुल रिंग्स, दीज आर नॉट विजिबल विथ नेक्ड आई. अभी हमने डायग्राम में देखा था कि इसके बहुत अच्छे ब्यूटीफुल रिंग्स होते हैं, बट नॉर्मली हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते. विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप यू कैन इजिली सी द ब्यूटीफुल रिंग्स ऑफ सैटर्न. ओके, Saturn has a large number of satellites. Its density is less than of water. अगर densely packed के बारे में बोले तो Saturn का density सबसे कम होता है, इतना कम कि उसको हम water से भी compare कर सकते हैं. Now our next planet is Uranus planet. जैसे in diagram, ये आपको कुछ bluish color में दिखेगा. Okay, the main point, it is 7th number of planet. It has the 3rd largest planetary radius. अगर radius के हिसाब से compare करें तो largest में इसका 3rd position आता है. The next planet is Neptune planet. Okay, ये रहा आपका Neptune planet का diagram. The main points, the outermost planet is called Neptune. या आप इसको बोलते हो सबसे farthest planet, और सबसे end planet में हम किसको count करते हैं? Neptune को. It is 17 times the mass of Earth. ये पूरे अर्थ के मास का कंपेयर करें तो 17 टाइम्स बड़ा होता है. ओके, अब हमारा प्लैनेट ओवर हुआ. अब पूरे प्लैनेट के कंसीडर करें तो हम पूरे प्लैनेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट. द 4 प्लैनेट विच आर नियरर टू द सन, जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन 4 प्लैनेट को हम इनर प्लैनेट बोलते हैं. दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं प्लैनेट इनसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स. सोलर सिस्टम में मार्स ऑर्बिट के अंदर जितने भी प्लैनेट आते हैं उन सभी को हम इनर प्लैनेट बोलते हैं. दे हैव वेरी फ्यू मून, और सारे इनर प्लैनेट के बहुत ही कम मून होते हैं. जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इस वीडियो का, मर्क्यूरी और वीनस के पास तो मून ही नहीं होते हैं, अर्थ के पास केवल 1 मून है और मार्स के पास 2 मून. तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि इनर प्लैनेट के पास बहुत ही कम मून होते हैं. नेक्स्ट रहा आपका आउटर प्लैनेट. द 4 प्लैनेट विच आर farther off than of inner planet to the sun are called outer planet. The 4 planet जो आपके inner planet के कंपेयर में काफी farther दूर होते हैं उसको बोलते हैं outer planet. और दूसरे वर्ड में बोल सकते हो जो ऑर्बिट ऑफ मार्स के बाहर होते हैं, आउटसाइड, जैसे कि आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सब हमारे आउटर प्लैनेट में काउंट करते हैं. और इन सभी के पास लार्ज नंबर ऑफ मून होता है. तो अगर आपके एग्जाम में डिफरेंस लिखने आया इनर एंड आउटर प्लैनेट, देन यूजली राइट इनर प्लैनेट कम इनसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स, आउटर प्लैनेट कम आउटसाइड ऑफ द ऑर्बिट ऑफ मार्स. इनर प्लैनेट के 4 ऑर्बिट के नाम लिखने हैं, आउटर प्लैनेट के 4 ऑर्बिट के नाम, प्लैनेट्स के नाम लिखिए. इन इनर प्लैनेट दे हैव वेरी फ्यू मून, और आउटर प्लैनेट दे हैव लार्ज नंबर ऑफ मून. तो ये 3 आपके मेन डिफरेंस हुए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एस्ट्रॉइड.
ठीक है। सोलर सिस्टम में हमारा केवल प्लैनेट ही फैमिली मेंबर नहीं होता है। नेक्स्ट आपका फैमिली मेंबर किसको काउंट करते हैं? एस्ट्रॉयड। अब एस्ट्रॉयड क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड। ओके, आपके बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कंप्लीटली प्लैनेट में कन्वर्ट नहीं हो पाए, मगर वो सन के चारों ओर अभी भी रिवॉल्व कर रहे हैं। और स्पेशली ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मार्स एंड जुपिटर ऑर्बिट के बीच में। आप डायग्राम में देख लो, मार्स और जुपिटर, और ये जो येलोइश कलर में दिख रहा है आपको, दिस वन आवर एस्ट्रॉयड है। और ये ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉयड में आपका मूव डाउन करता है, इसलिए सम टाइम इसको हम एस्ट्रॉयड बेल्ट भी बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट सोलर फैमिली इज कॉमेट। Comets are also small body which revolve around the sun in highly elliptical orbit। ठीक है, ये complete circular orbit में नहीं, elliptical orbit में revolve करता है। They become visible from the earth only when they come closer to the sun। ये मोस्टली अर्थ से नहीं दिखता, मगर जैसे ही वो सन के पास आएगा तब दिखेगा। There are characterized by a small head followed by a long tail। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो इसका एक स्मॉल हेड होगा और उसके नीचे जाते जाओगे तो इसका टेल आएगा, दिखेगा आपको। दैट्स वन द कॉमेट्स। द टेल इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। अगर ये आपका सन है तो उसके टेल का डायरेक्शन हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एग्जाम्पल में सबसे मेन आपका एग्जाम्पल आता है हेलिज कॉमेट, जो हर 76 ईयर्स के बाद आपको स्काई में दिखता है अर्थ से। नेक्स्ट आया आपका मेट्योर। अब मेट्योर क्या होता है? ये देखो, मेट्योर भी आपका स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन है। क्लियर? ये देखो, ये इतने सारे मेट्योर्स, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मेट्योर्स के इमेज है। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मेट्योर इज द वेरी स्मॉल स्टोन लाइक ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड मेट्योर्स। दे आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार ऑल्दो दे आर नॉट द स्टार। ये बहुत ही स्मॉल स्टोन होते हैं और टाइम टू टाइम आपके ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आ जाते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? शूटिंग स्टार। क्लियर? मगर एक्चुअली ये स्टार नहीं होता है। द मेट्योर ओकेजनली एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू फ्रिक्शन, इट हीट्स अप, इट ग्लोज एंड एवापोरेट क्विकली। जैसे ही आपके ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आता है तो उसके फ्रिक्शन फोर्स के कारण, फ्रिक्शनल एनर्जी के कारण आपका मेट्योर पूरी तरीके से बर्न आउट होता है एंड एवापोरेट होकर रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर चला जाता है। जब ये गिरता है तो गिरते हुए देखते समय हम बोलते हैं दिस वन आवर शूटिंग स्टार, बट एक्चुअली वो मेट्योर्स हैं। नेक्स्ट आवर मेटोराइट्स। अब मेटोराइट्स क्या होता है? तो ये देखो, जब मेट्योर आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में आया और कंप्लीटली बर्न नहीं होकर वो अगर अर्थ को स्ट्राइक कर देता है, तब उसी मेट्योर को हम क्या बोलते हैं? मेटोराइट्स। अगर कोई मेट्योर आ रहा है और कंप्लीटली बर्न होकर एवापोरेट हो और वापस चला जाए, देन मेट्योर, और वो कंटिन्यू आता जाए और आपके अर्थ के सरफेस को हीट करता है, तो दैट्स वन आवर मेटोराइट। प्रॉपर डेफिनेशन, द पोर्शन ऑफ मेट्योर विच डज नॉट बर्न ड्यूरिंग इट्स फॉल थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड हीट्स द ग्राउंड। याद रखना, ग्राउंड को अगर हीट करता है तभी उसको हम क्या बोलेंगे? मेटोराइट। Meteorites help scientists in investigating the nature of the material from which the solar system was formed। ये साइंटिस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है, क्योंकि मेटेराइट्स के हेल्प से ही हम सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेट्योर शावर। मेट्योर शावर कैसा दिखता है? जैसे जब बहुत सारे मेट्योर कंटिन्यू एक पर्टिकुलर प्लेस पे फॉलन डाउन करते हुए दिखते हैं, जिसको हम शूटिंग स्टार के शावर के भी नाम से जानते हैं, बट एक्चुअली ये क्या है? आपका मेट्योर शावर। इमेज में देखो, और ये काफी ब्यूटीफुल सीन होता है। ओके, व्हेन द अर्थ क्रॉस द टेल ऑफ ए कॉमेट, स्वार्म ऑफ मटेरियल आर सीन, दीज आर नोन एज मेट्योर शावर्स। सम मेट्योर शावर अकर्स एट रेगुलर इंटरवल ईच ईयर। कुछ ऐसे जगह होते हैं जो हर पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, यहाँ तक हमने जो पढ़ा ये आपके सोलर फैमिली के मेंबर थे, मगर हमने आर्टिफिशियली भी बहुत सारे सैटेलाइट बनाए हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, ये आपका कार्टोसेट है। अभी बहुत सारे कार्टोसेट के सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। ये इनसेट है आपका। नेक्स्ट देखो, दिस वन द आर्यभट्ट,
या आर्यभट्ट एंड दिस वन एडुसेट। और भी बहुत सारे सैटेलाइट आपके हैं आर्टिफिशियल। प्रॉपर डेफिनेशन देखे तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड, ये नेचुरल नहीं होता है, ये मैन मेड सैटेलाइट होता है। दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ, दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट लाइक मून। ये मून से भी नियरर आपके अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है और अर्थ के किसी भी कॉर्नर में होने वाले इंफॉर्मेशन को टेलीकास्ट करने में हेल्प करता है। इंडिया हैज बिल्ट एंड लॉन्च्ड several artificial satellite. आर्यभट्टा was the first Indian satellite. इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च किया है, उसमें से सबसे पहला आपका कौन है? आर्यभट्टा। ठीक, ये अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। इमेज में देख लो, दिस वन योर फर्स्ट इंडिया सैटेलाइट। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर MCQ section depended on today's video. This one your first question, second question, and these are option. Okay, first the Harris comet is seen after every dash year. कितने ईयर के बाद हमको कॉमेंट्स दिखेगा हेली कॉमेंट्स? या राइट आंसर इज 76 ईयर। विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट? किसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट यानी मून होता है? विच प्लैनेट? यस, राइट आंसर इज सैटर्न। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज these two questions and these are option. Which small object revolve between the orbit of Mars and Jupiter? कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट यानी सोलर फैमिली का मेंबर है जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में रिवॉल्व अराउंड करता है? या अभी हमने पढ़ा एस्ट्रॉइड्स। नाउ नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? किसको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों स्टार के नाम से जानते हैं? वीनस, मार्स, जुपिटर और मरकरी। कौन सा है आपका? Yes, right answer is Venus. Now next question is, our galaxy is known as, हम अपने गैलेक्सी को दूसरे किस नाम से जानते हैं? Yes, मिल्की वे। शूटिंग स्टार आर ऑल्सो कॉल्ड, अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, शूटिंग स्टार को हम किस नाम से जानते हैं? शूटिंग स्टार एक्चुअली स्टार नहीं होता है, क्या होता है? या राइट आंसर इज मेटियोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज, सबसे दूर, सबसे फार सन से कौन होता है आपका? नेपट्यून। द लीस्ट डेंस प्लैनेट इज, अभी हमने वीडियो में पढ़ा था, एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ही कम डेंसली रहता है, एज आप उसको वाटर से भी कंपेयर कर सकते हो। कौन सा प्लैनेट था हमारा? यस, सैटर्न। ओके, हियर योर टॉपिक इज ओवर।